नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में सियासी उठापटक जारी है। 3 निर्दलीय विधायकों की समर्थन वापसी और जेजेपी इनेलो के फ्लोर टेस्ट के लिए लेटर लिखने के बाद विपक्ष बीजेपी की नायब सैनी सरकार को अल्पमत में बताकर फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहा है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस के नेता आफ्ताब अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम सरकार नहीं बनाना चाहते। आफ्ताब अहमद ने कहा कि लोकतंत्र की बहाली के लिए जरूरी है कि सरकार बहुमत साबित करे, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए सत्र बुलाया जाए। ऐसे में सवाल यह है कि जो मांग विपक्ष कर रहा है, क्या वो संभव है? क्या सैनी सरकार के पास कोई फॉर्मूला है जिससे मौजूदा संकट को दूर किया जा सके? अगर हां, तो वो फॉर्मूला क्या है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। तो हरियाणा में सियासी जो उठापटक है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, बेहद दिलचस्प होती जा रही है। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर एक एक सीट के लिए लड़ाई चल रही है कांग्रेस और बीजेपी में, उधर इनेलो और जेजेपी भी दम नहीं छोड़ रही। तो वहीं अब मौजूदा सरकार संकट में है, यह दावा कांग्रेस लगातार कर रही है। अब ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कांग्रेस नेता आफ्ताब आलम की तरफ से। सवाल यह है कि जो बातें वो कह रहे हैं, क्या वो संभव है? राज्यपाल से मिलने वो पहुंचे, लेकिन राज्यपाल उससे पहले निकल चुके थे, तेलंगाना के लिए रवाना हो चुके थे। हालांकि राज्यपाल के ऑफिस में उन्होंने जरूर इस बाबत जानकारी दी है कि सरकार अल्पमत में है। ऐसी जोड़ तोड़ की सरकार नहीं चलनी चाहिए। ये तमाम सवाल हैं, इन सभी सवालों का जवाब तलाशेंगे। और क्या मौजूदा सरकार के पास कोई विपक्ष के इन आरोपों का कोई विकल्प है, और क्या संकट को दूर करने की कोई संजीवनी है? इन सभी का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर हैं डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथुरिया, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। सियासत में अवसर और संकट दोनों आते हैं। मौजूदा सरकार और विपक्ष के साथ भी यही हो रहा है। प्रदेश में 3 निर्दलीय विधायकों के बीजेपी से वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन देने की घटना से उपजे हालात का 3 दिन बाद असर ये है कि विपक्ष फ्लोर टेस्ट पर आमादा और एकजुट है, तो बीजेपी सरकार के मुखिया और संरक्षक हुंकार भर रहे हैं कि तुम जो करो सो करो, सरकार को कोई खतरा नहीं है, हमारा इंतजाम पूरा है। लेकिन यहाँ विपक्ष की पूरी कोशिश सरकार गिराने की है, ना कि बनाने की, क्योंकि विपक्ष को इसी में अपना हित नजर आता है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सरकार के लिए संजीवनी बनेगा कौन? कांग्रेस की हालत बहुत पतली हो गई है। कांग्रेस के नीचे जमीन नहीं है, उनके कार्यक्रम, उनके प्रत्याशियों के कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, और बहुत कम वोटों से उनको जमानत बचाने के भी कांग्रेस को लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है। कांग्रेस के अंदर लोग प्रताड़ित होते हैं, ये झूठे वायदे करती है। गौरतलब है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश में लगे विपक्ष में अब जेजेपी इनेलो के भी लिखित में फ्लोर टेस्ट की मांग के बीच कांग्रेस अब गवर्नर से मुलाकात कर सकती है। कांग्रेस बीजेपी सरकार गिराने और राष्ट्रपति शासन लगाने की दोहरी सियासी चाल चल रही है। हम आज गवर्नर साहब को मेमोरेंडम देने के लिए गए थे। गवर्नर साहब किसी काम से उन्होंने तेलंगाना जाना था, और उनके सेक्रेटरी को हमने मेमोरेंडम दिया। वी वर टू पुट ऑन रिकॉर्ड कि प्रांत के अंदर, प्रदेश के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। गौरतलब है कि अभी 88 विधायकों की सदस्य संख्या वाले सदन में सरकार के पास 43 विधायकों का समर्थन है, जबकि बहुमत के लिए उसे 45 विधायक चाहिए। ऐसे में जेजेपी के 4 विधायकों की मनोहर लाल से गुप्त मीटिंग के बाद और बीजेपी के बड़े नेताओं के बयानों से लगता है कि वो सहज है, उन्हें कोई खतरा नजर नहीं आ रहा।
चलिए देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि सियासत में कब कहां क्या हो जाए कौन जानता है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो हरियाणा में सियासी संकट के बीच आखिर क्या बीच का रास्ता निकलेगा? क्या कोई संजीवनी बीजेपी को मिलेगी? ये सवाल है, क्योंकि कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। अल्पमत के दावे किए जा रहे हैं और जिस तरीके से 43 विधायक सरकार के पास हैं, उसमें कहीं ना कहीं सरकार को बीच का रास्ता निकालना होगा। क्या कोई विकल्प निकल पाएगा? तमाम बड़े सवाल हैं। देवेंद्र, जो मौजूदा स्थिति प्रदेश में बनी हुई है, सरकार को लेकर जो कांग्रेस दावे कर रही है, उन दावों में कितना दम है? आधार क्या है? सरकार गिनाना लक्ष्य है, ये बात तो ठीक है, क्योंकि सरकार बनानी नहीं है, ये बात कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर चुकी है। आफ्ताब अहमद, बीबी बत्रा ये कह चुके हैं, लेकिन अब मौजूदा स्थिति क्या कहती है? देखिए सौरभ, बीजेपी सरकार अल्पमत में चली गई। आज ये तीसरा दिन है, लेकिन तीसरे दिन एक के बाद एक जो घटनाक्रम हुए, उससे अंदाजा लगता है कि संकट तो सरकार पर है। भले ही सरकार को ये यकीन हो कि उनको 2 विधायक चाहिए, कोई खतरा नहीं है, लेकिन अब संकट तो बना हुआ है। जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होकर इस बात पर अड़ा हुआ है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, सरकार अल्पमत में है, हमारे पास बहुमत है 45 का, विपक्ष के पास, इनके पास 43 है। तो विपक्ष के इन हमलों को देखकर, इस क्रियता को देखकर लगता है बीजेपी को कहीं ना कहीं खटका है। हालांकि ये भी यकीन है कि सरकार का बिगड़ने वाला कुछ नहीं। विपक्ष ने ये कह दिया है कि हम सरकार नहीं बनाना चाहते, हम सरकार को गिराना चाहते हैं, अल्पमत की सरकार है और राष्ट्रपति शासन लागू हो। आज कांग्रेस का डेलीगेशन गवर्नर हाउस गया, हालांकि उनसे समय मांगा गया था, कोई जवाब नहीं था, लेकिन आज मिलने गए तो पता लगा गवर्नर साहब है नहीं, वो आउट ऑफ स्टेशन है। और फिर जो डेलीगेशन था, आफ्ताब अहमद जो डिप्टी सीएलपी लीडर है कांग्रेस के, वो और बीबी बत्रा चीफ व्हिप है कांग्रेस के, ये दोनों बड़े नेता गए, एक डेलीगेशन गया। तो जब गवर्नर नहीं मिले तो उनके सेक्रेटरी को ये ज्ञापन देकर आए कि सरकार अल्पमत में है, सरकार को बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग किसी सरकार के खिलाफ तब होती है जब विपक्ष हावी होता है, उसको लगता है कि ये मांग रखी जाए। दूसरा, विपक्ष ने, कांग्रेस ने साफ कर दिया कि हम सरकार नहीं बनाना चाहते। सरकार बनाकर करेंगे भी क्या? अगर सरकार बनाने का मौका भी मिले तो करेंगे क्या? खुद भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, और अगर सरकार गिराने की बात है, फ्लोर टेस्ट की बात है, आप देखिए लोकसभा चुनाव आज 10 तारीख हो गई, 10 मई। ये हरियाणा के सियासी दल ही सब कुछ कर रहे हैं। 25 मई को वोट पड़ने हैं, आज 10 मई हो चुकी है, सिर्फ 12 दिन का चुनाव है। अगर ये सरकार गिराने की कशमकश में, उस कसरत में लग जाए, चाहे इनेलो और जेजेपी के बारे में कुछ नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनके पास कोई ज्यादा संभावनाएं है नहीं। अगर कांग्रेस इसमें उलझ गई और बीजेपी भी उलझ गई तो लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा। बीजेपी 10 सीट जीतने की हुंकार भरी है, आज जेपी नड्डा भी आए हैं, अमित शाह भी आने वाले हैं। लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव है बीजेपी के लिए, लेकिन कांग्रेस अगर बीजेपी को उलझाना चाहती है तो इससे कहीं बीजेपी को नुकसान तो जरूर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस भी उलझ जाएगी। फ्लोर टेस्ट में आप देखिए, अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है, ये होगा तो 25 मई से पहले ही होगा ना। 25 मई को वोट पड़ने हरियाणा में, कांग्रेस बीजेपी दोनों उलझ जाएंगे इस चक्कर में, जो गैर वाजिब है दोनों के लिए। और सरकार का कुछ जाना नहीं है, सरकार बनाने में क्या करेंगे, सरकार बननी नहीं, लेकिन राष्ट्रपति शासन की मांग करके, सरकार को बर्खास्त करने की मांग करके भूपेंद्र हुड्डा, विपक्ष लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार को लोगों ने नकार दिया है, विधायकों ने नकार दिया है। जिन विधायकों से समर्थन से सरकार चली थी, उन्होंने भी समर्थन वापस ले लिया कांग्रेस है। इस तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश। सौरभ, एक चीज और बता दूं, अभी नए घटनाक्रम ये है कि 15 मई को कैबिनेट की बैठक बुला ली है नायब सिंह सैनी ने, और 15 मई को कैबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र की तिथि, डेट तय की जाएगी। और विधानसभा सत्र में अगर फ्लोर टेस्ट होना है तो सरकार चाहती है जल्दी हो जाए, 2-4 दिन के अंदर जो होना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव पर पूरा ध्यान है। बीजेपी डाइवर्जन ना हो जाए, उनका ध्यान बट ना जाए, तो 15 तारीख को कैबिनेट की बैठक बुला ली गई है और हो सकता है कि विधानसभा सत्र का ऐलान कर दिया जाए। और अब एक तरह से अगर बैठक बुलाई जाती है तो कांग्रेस थोड़ा शांत हो जाएगी कि फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो लोकसभा पे बीजेपी अपना ध्यान दे पाएगी। महेश, जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक चुनौती जरूर है,
जिस तरीके से 3 निर्दलियों ने सरकार का साथ छोड़ा, बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का समर्थन किया, ऐसे में सरकार के सामने पहला टास्क ये है कि कहीं ना कहीं अपने जो गठजोड़ है उसको ठीक किया जाए, उसके जो कांग्रेस का जो दावा है उसको निराधार बताया जाए। ये एक चुनौती जरूर है। तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा की सीटें हैं उनको लेकर जो लड़ाई प्रदेश में देखने को मिल रही थी अब तक, उसको कहीं ना कहीं डिरेल नहीं होना चाहती सरकार। कोशिश करेगी सरकार, जिस तरह की देवेंद्र बता रहे हैं कि पहले इस पूरे मसले को निपटाया जाए। क्या स्थिति लग रही है? देखिए, कल ही तमाम दर्शकों से मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का मकसद सरकार बनाना नहीं, महज सरकार को गिराना है, राष्ट्रपति शासन लागू करवाना है। एडवांटेज यहां पर मिलता है अगर प्रशासनिक अधिकारियों के जहन में यह रहे कि हरियाणा के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है या आने वाले वक्त में नहीं रहेगी। अब अपराध यहां पर मिल जाता है तमाम IAS लॉबी में, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, HCS अधिकारी हैं, इसके अलावा जो कर्मचारी हैं, उन पर जो दबाव लगातार सत्ताधारी दल का बना रहता है वो दबाव खत्म हो जाता है। फिर तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो विपक्षी दलों तक पहुंचने लगती हैं। जो आगे के का जो स्ट्रेटेजिक रोड मैप है वो उसकी जानकारी जो है फिर विपक्षी दलों के नेताओं तक पहुंचनी शुरू हो जाती है। कल भी मैं बात कर रहा था कि प्रशासनिक अधिकारी सुनिश्चित करते हैं कि आने वाली सरकार किसकी है उसके साथ चलें, बजाय इसके कि जाने वाली सरकार किसकी है इसके साथ बहुत ज्यादा प्रशासनिक अधिकारियों का, अफसरों का दिलचस्पी इसमें नहीं रहती कि जाने वाली सरकार के साथ वो खड़े रहें। वो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि आने वाली सरकार के साथ सहयोगी वो बन जाए। ये फायदा यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वोटर्स के बीच में, वोटर्स के जहन में ये सवाल जो है सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर सरकार मौजूदा कांग्रेस पार्टी की बनने वाली है तो फिर सांसद भी उनके बनाए, भले ही केंद्र में जो भी फैसला हो, राहुल गांधी बने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बन जाए, लेकिन हरियाणा की सरकार से उन्हें सीधा सरोकार है। अगर किसी भी तरह का फायदा अगर उन्हें हासिल करना है तो प्रदेश की सरकार उन्हें ज्यादा फायदा दे सकती है। अब अगर कांग्रेस की सरकार बनने ही जा रही है तो वो कांग्रेस के साथ कनेक्ट करना ज्यादा कंफर्टेबल समझेंगे, ज्यादा बेहतर समझेंगे। इसी तरह की परिस्थितियां यहां पर कायम करने की कोशिश की जा रही है। अब जिक्र यह कि क्या सरकार गिरा दी जाएगी या गिर जाएगी। सरकार नहीं गिरेगी क्योंकि जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं जिनका जिक्र दुष्यंत चौटाला अपने लेटर में कर रहे हैं वो विधायक उनके साथ नहीं है। अभी यह कहा जा सकता है कि 10 में से 8 जो विधायक हैं अपने अपने रास्ते चुनने के लिए तैयार हैं। परेशानी यह है कि 10 में से 7 ही चाहिए। 7 विधायक अगर किसी एक राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा। 10 में से 8 जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि किसी एक राजनीतिक दल में जाने की सहमति 8 विधायकों में नहीं है। कुछ कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और कुछ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ऐसे में एक साथ एक ही राजनीतिक दल में ये नहीं जा सकते। लेकिन अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आई तो जननायक जनता पार्टी के विधायक सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचाने के लिए वोट करेंगे और वही भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी रहेगा बचे हुए समय को पूरा करने के लिए। वीरेंद्र जी, जो मौजूदा स्थिति है उसको देखकर क्या लग रहा है? बीजेपी के बड़े नेता आश्वस्त हैं, दावा कर रहे हैं कि सरकार को खतरा नहीं है और कहीं ना कहीं जो जेजेपी के विधायकों की जिक्र महेश ने भी किया, तो कहीं ना कहीं जो जादुई आंकड़ा है उसको छूने की कोशिश जरूर की जाएगी और जल्द से जल्द की जाएगी। और जो दावा कांग्रेस कर रही है फ्लोर टेस्ट कराया जाए, फ्लोर टेस्ट कराया जाए, उस पर सीएम सैनी कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट का तो बहाना है, सरकार अपना काम करे लेकिन कांग्रेस अपनी खामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है आश्वस्त है। उनका आश्वस्त होने का कारण भी है क्योंकि जननायक जनता पार्टी में फूट है। भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है जब तक केंद्र में मोदी है उनको कोई खतरा नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो व्यूह रचना भी ऐसे की गई है। तो अगर जैसे 15 मई को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है तो हो सकता है उसमें विधानसभा सत्र की तिथि तय की जाएगी। देखिए, आचार संहिता लगी हुई है, कोई नीतिगत फैसले तो हो नहीं सकते, कैबिनेट कर नहीं सकती। तो इसलिए अगर विधानसभा सत्र की तिथि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय कर देती है तो विश्वास मत प्राप्त करना सरकार के लिए मुश्किल नहीं है। देखिए, जो कांग्रेस पर्याप्त संख्या बल होते हुए भी अपनी राज्यसभा की सीट नहीं जिता पाई तो वो अब इस सरकार को कैसे पराजित कर पाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ये छवि भी नहीं लेना चाहती कि वो विपक्ष के हमलों से डर गई है या अल्पमत में है। तो वो पूरे उत्साह के साथ, मतलब वो विजयी भाव के साथ जो है विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहती है और लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहती है। और देखिए, कांग्रेस की जो रुचि है वो स्पष्ट है कि वो सिर्फ ये राष्ट्रपति शासन की मांग तक ही सीमित है। सरकार बनाने की तो कोई पहल करेगा नहीं क्योंकि 3 महीने का समय है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो कई विकल्प हैं।
विकल्प क्या है? देखिए, विपक्ष में सेंधमारी भी हो सकती है। जो जननायक जनता पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहानुभूति रख रहे हैं, वो विधायक हैं, वो अनुपस्थित भी रह सकते हैं, वो विधानसभा से इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो सरकार के पास तो कई विकल्प हैं। जहां सरकार होती है तो सरकार के पास तो हर तरह का विकल्प भी रहता है, हर तरह के साधन भी उपलब्ध रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई खतरा है। हाँ, अगर सरकार अपने स्तर पर विश्वास मत की पहल करती है और निश्चित रूप से विश्वास मत प्राप्त हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का एक विजयी भाव का जो एक है प्रदर्शन भी होगा और इसका एक नैतिक रूप से लाभ लेने का प्रयास भी किया जाएगा। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अब जो है, जो अधिकारी हैं वो भी उनकी ओर झुकाव हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 2 दिन पहले बीआरएस लेने वाले जो डीटीसी हैं सुरेंद्र सिंह लाठर, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सोनीपत में जुलाना के वो रैली भी करेंगे जुलाना के अंदर। और इसी तरह एससीएस जो अधिकारी जिन्होंने लिए अमरजीत सिंह, वो कल भारतीय जनता पार्टी में विधिवत शामिल हो रहे हैं, रोहतक में अपना रोड शो करेंगे। तो इसलिए एक जो अधिकारियों का झुकाव भी है वो भी भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। चाहे सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो है अधिकारी भी अब भारतीय जनता पार्टी में उनको ऐसी अपनी संभावनाएं लगती हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो विश्वास मत की अगर बात भी आएगी तो भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन विपक्ष में सेंधमारी है, विपक्ष में जो आपसी एकजुटता नहीं है, कोई सामूहिक होकर विपक्ष जो है सरकार को घेरने को तैयार नहीं है। जो विपक्ष की फूट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान है। वीरेंद्र जी, जो मौजूदा स्थिति है सियासत की, वो दिलचस्प तो है। जब 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से किनारा किया और कांग्रेस में आए, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में समर्थन देने की बात कही, तो एक बात तो तस्वीर साफ हो गई कि नीति और नियत पर कहीं ना कहीं सवाल उठाने के तहत ऐसा किया गया। अब वो जो निर्दलीय विधायक आए कांग्रेस में, वो स्वयं के स्वार्थ के लिए आए या फिर पार्टी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करने के लिए या प्रभाव के तौर पर, ये तमाम बातें हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं प्रदेश की सियासत पर आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ असर पड़ेगा, उन सीटों पर असर पड़ेगा जिनको जीतने का दावा बीजेपी कर रही है? देखिए, ये जो विधायक हैं, इन्होंने समर्थन जो वापस लिया है, ये जो समय चुना है, देखिए जब तक उनको मंत्री बनने की उम्मीद थी वो सरकार के साथ थे, जब लाभ लेने की स्थिति थी। अब उनको पता है कि सरकार से कुछ मिलने वाला नहीं है और आगे अपने विधानसभा चुनाव की गारंटी चाहते हैं, टिकट की गारंटी चाहते हैं। तो ऐसे में कि देखिए उनको ये है, लग रहा है कि दोबारा निर्दलीय तो जीतना संभव नहीं है, निर्दलीय बनकर वो क्या करेंगे। तो उनको ऐसी जहां जहां संभावना लग रही है, जहां जहां राजनीतिक भविष्य लग रहा है, चाहे वो जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं चाहे निर्दलीय विधायक हैं, जहां जहां उनको अपना राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित लग रहा है तो वहां जा रहे हैं। ये तो स्वार्थ की राजनीति है, कोई नई बात नहीं है, पहले भी होती रही है, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे हैं। तो कुल मिला के सभी दलों में अपनी स्वार्थ की राजनीति होती है। और क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी इस समय ऐसा लग रहा है कि केंद्र में जो सरकार बनने जा रही है, चाहे कोई भी संभावना हो, लोगों को यह लग रहा है कि मोदी ही दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ऐसी संभावना के अंदर, हालांकि देखिए हरियाणा की स्थिति तो अलग हो सकती है। जब हरियाणा में जो चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे या चाहे लोकसभा के चुनाव में क्या तस्वीर आती है तो अलग बात है। लेकिन एक नैतिक मनोबल बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनने जा रही है। तो इसलिए लोगों का झुकाव होना स्वाभाविक है। और सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जिनको जहां से टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है तो वो दूसरे दल की राह देख रहे हैं। सबसे बड़ा जो यहाँ नुकसान होने जा रहा है वो जननायक जनता पार्टी को होने जा रहा है। जननायक जनता पार्टी में फूट तो निश्चित है, उसका विभाजन भी होगा, तो कोई भी स्थिति हो सकती है। वहां शिवसेना जैसी स्थिति भी दोहराई जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान जो है दुष्यंत चौटाला को होगा। और देखिए कांग्रेस के पास तो खोने को कुछ है ही नहीं। कांग्रेस तो सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति कर रही है, सरकार बनाने का तो है ही नहीं। वो इसलिए राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ विपक्ष को चित कर जो है एक नैतिक जो है अपना मनोबल बढ़ा सकती है। देवेंद्र, स्थिति पूरी तरह से क्लियर है, राजनीतिक सुगबुगाहट और सियासी उठापटक भी है। अब ऐसे में जो नफा नुकसान है, अगर हम उसकी बात करें, जो जादुई आंकड़ों की बात करें, जिन आंकड़ों को सरकार को अब साबित करना होगा, जिस तरीके से बैठक भी बुलाई गई है, आपने जिक्र किया 15 तारीख को बैठक बुलाई गई है, ऐसे में किस तरीके का बीच का रास्ता निकलेगा जो दावा ठोका जाए तो मजबूत हो और विपक्ष उस पर सवाल ना उठा सके? देखिए सौरभ, कांग्रेस ने शुरुआत की है राष्ट्रपति की सरकार को बर्खास्त करने की। कांग्रेस अपनी संभावनाएं देख रही है, बीजेपी इनेलो की परवाह नहीं करी। उनको एक मौका मिल गया है कि पार्टी फिर चर्चा में आए, पार्टी की भूमिका नजर आए सियासत में। दरअसल कांग्रेस से जुड़े सूत्र में अभी भी बता रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के संपर्क में कुछ और भी विधायक हैं। अगर फ्लोर टेस्ट होता है, गवर्नर मान लेते हैं, फ्लोर टेस्ट अगर होता है 15 तारीख की मीटिंग में, कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ही तय करते हैं कि मानसून सत्र कब बुलाया जाएगा, उसमें फिर दोनों तीनों पक्षों के जो भी विपक्ष और पक्ष होता है,
भूपेंद्र हुड्डा के आदमी, ये कांग्रेस के बड़े नेता मीडिया तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि कुछ और विधायक हमारे संपर्क में है। मतलब अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो कांग्रेस सरकार को पटखनी दे सकती है या ये दबाव बनाने की रणनीति है। दूसरी, बीजेपी की तरफ से अब एक नया खेल शुरू है जिसको सियासी खेल कहते हैं सौरभ, वो ये है कि फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो बीजेपी की ये प्लानिंग है, जो 3 या 4 जेजेपी के विधायक मिले हैं मनोहर लाल को पानीपत में परसों, उनकी ये प्लानिंग है कि 3 विधायकों का इस्तीफा दिलवाया जाए। देवेंद्र बबली, रामनिवास सूर्यखेड़ा और जोगी राम सियाग, ये तीनों, ये डील हुई है जो अभी तक पता चल रहा है, जो अंदर खेल चल रहा है। ये तीनों विधायक इस्तीफा दे देंगे, जब विधानसभा सत्र होगा उससे पहले इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा स्पीकर मंजूर कर लेंगे क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हैं। हालांकि स्पीकर किसी दल से नहीं होता, लेकिन ऐसे मौकों पर थोड़ा बहुत कुछ अपेक्षाएं होती हैं। तो अगर 3 जेजेपी विधायक इस्तीफा दे देते हैं और स्पीकर इस्तीफा मंजूर कर लेता है, उसके बाद शक्ति प्रदर्शन होता है, वोट ऑफ ट्रस्ट होता है, तो उस स्थिति में 88 की बजाय 85 विधायक रह जाएंगे। 85 विधायकों में से फिर वोटिंग होगी। फिर क्या होगा, अगर 85 विधायक रहते तो बीजेपी के पास जो 43 विधायक हैं उनके पास बहुमत माना जाएगा। एक टेक्निकल पॉइंट है। अगर विधायकों की संख्या घट जाती है, 3 विधायक इस्तीफा दे देते तो 85 के हिसाब से फैसला होगा। 85 के हिसाब से बहुमत जो है 43 इनके पास विधायक है, बल्कि एक फालतू माना जाएगा, जो विशेषज्ञ भी बता रहे हैं टेक्निकल पॉइंट है। उसके बदले ये विधायक इस्तीफा क्यों देंगे जेजेपी से बगावत करके 3 विधायक इस्तीफा दे देंगे, संख्या बल कम हो जाएगा और उस स्थिति में बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा। इन 3 विधायकों को यह कहा गया है कि आप इस्तीफा दे दो, ये संकट टल जाए। विधानसभा चुनाव में इन तीनों विधायकों को बीजेपी टिकट देकर चुनाव लड़ाएगी, ये आगे की रणनीति है। तो एक तरह से ये डील हुई है, जो अंदर खाते पता लग रहे हैं। अब महेश, देवेंद्र जिस तरीके की रणनीति का जिक्र कर रहे हैं, क्या इसे संजीवनी कहा जाए? कहना गलत नहीं होगा, ये संजीवनी हो सकती है बीजेपी के लिए आने वाले समय में? देखिए, बिल्कुल इस तरह की जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। और मैं पहले से कह रहा था कि सरकार तो गिरने वाली नहीं है, संख्या बल चाहे जो भी हो। जिस तरीके से हमने राज्यसभा चुनाव के दौरान देखा कि यहां पर कांग्रेस पार्टी अपना खुद राज्यसभा का सांसद चुन सकती थी अपने वोटों के बल पर, लेकिन अपने वोट पूरे नहीं डाल पाई, किसी वोट को रद्द कर दिया गया, तो कोई वोट क्रॉस वोट के रूप में खराब कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ा। तो ऐसे में यकीनन मैं कह सकता हूं कि बचे हुए वक्त के लिए सरकार अपने पूरा ही लेगी। मुझे लगता नहीं कि इस्तीफा देने जैसी भी कोई जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि जननायक जनता पार्टी के जो ये विधायक हैं ये क्रॉस वोट करेंगे और भले ही व्हिप यहाँ जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो बाद की बात है, बाद में देखा जाएगा। तब तक जो है सरकार अपना कार्यकाल जो है वो पूरा कर लेगी। फिलहाल मुझे लगता है कि जननायक जनता पार्टी के जो ये विधायक हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचाने के लिए वोट करेंगे। ये आसान सी जो स्थिति है वो इस वक्त मुझे नजर आ रही है। सरकार गिराने की स्थिति में भले ही विपक्ष नहीं हो, लेकिन माहौल जो बना हुआ है इस वक्त वो माहौल चुनावी फायदा यहां पर कांग्रेस पार्टी को जरूर दे रहा है। वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है उसमें पूरी तरह कामयाब होगी या नहीं? किस तरीके की परिस्थितियां कांग्रेस के द्वारा बनाई जा रही हैं? दबाव तो जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन परिस्थितियां जो बनाई जा रही हैं वो क्या कांग्रेस के हित में हो सकती हैं या बीजेपी उसको कम बैक करेगी? देखिए, अभी तक तो कांग्रेस जो है सरकार के खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर है उसको में सफल होती जा रही है। अब ये भारतीय जनता पार्टी है, वो उसको देखना है कि इस सत्ता विरोधी लहर से कैसे निपटना है। अभी नरेंद्र मोदी जी की रैलियां होंगी, अमित शाह जी की भी होंगी, जिस तरह से आज जयप्रकाश नड्डा जी का रोड शो है, तो पार्टी को मालूम है कि इस तरह की बात है। देखिए, हालांकि कल जो रेवाड़ी में मोतीलाल चौक पे जो एक जनसभा हुई जिसमें मनोहर थे, वहां प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी मांग की गई, तो लोगों में तो रोष है ही है। तो इस बात को लेकर अब इसको किस तरह भारतीय जनता पार्टी अपनी सहानुभूति में बदल सकती है, ये देखने वाली बात है। कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कांग्रेस की जो है भारतीय जनता पार्टी की दुखती रग को छेड़ रही है, क्योंकि सरकार के खिलाफ वातावरण है, सरकार के खिलाफ रोष है, वो जनप्रतिनिधियों के खिलाफ है। मतलब पार्टी के खिलाफ इतना रोष नहीं है जो जनप्रतिनिधियों के खिलाफ रोष है, और कांग्रेस इसी को बुलाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकार बनाना नहीं, सरकार गिराना लक्ष्य है। विपक्ष का लगातार दबाव की राजनीति कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। आज कांग्रेस का डेलीगेशन मिला था, मिलने की कोशिश की राज्यपाल से, हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन राज्यपाल हाउस में कहा जाए तो गवर्नर हाउस में कहीं ना कहीं ज्ञापन जरूर सौंपा है और ये सूचना दी है कि सरकार अल्पमत में है। ऐसे में आने वाली 15 तारीख को कैबिनेट की जो
बैठक है, मीटिंग है, वो नायब सैनी सरकार के द्वारा बुलाई जा रही है। बहुमत साबित करना, कहीं ना कहीं जो फ्लोर टेस्ट का दावा विपक्ष कर रहा है उसको साबित करना सरकार की, सैनी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहेगी बीजेपी सरकार प्रदेश में कि लोकसभा चुनाव प्रभावित हो। ऐसे में किस तरह की रणनीति बनेगी सरकार के द्वारा, विपक्ष लगातार घेर रहा है। कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हरियाणा में सियासी पारा पूरी तरह से हाई है और अब आने वाले समय में धीरे धीरे तस्वीर भी साफ होगी।